Hello everybody, today we are going to start the next topic, that is expression vector. So in this video what all things we are going to cover is, we are going to cover expression vector, reporter gene, fusion protein, protein-protein interaction, which is further of two types, phage display method and Yeast-2 hybrid model, DNA microarray and site-directed mutagenesis. ओके तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. स्टार्टिंग विद द एक्सप्रेशन वेक्टर. देखो अभी तक हमने क्या देखा था, हमने क्लोनिंग वेक्टर देखा था. ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर क्या था, क्लोनिंग वेक्टर क्या था, इट वाज अ प्लाज्मिड विच वाज मैनिपुलेटेड और विच वाज क्रिएटेड आर्टिफिशियली हम प्लाज्मिड को क्रिएट कर रहे थे तो हम उसको वेक्टर बोल रहे थे. एंड इन दैट वेक्टर if we are inserting any foreign DNA, okay, so that inserting the foreign DNA was the function of the cloning vector कि हम उसे क्लोन कर रहे हैं, इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर रहे हैं. बट व्हाट हैपेंस एक्चुअली इन द एक्सप्रेशन वेक्टर, जो भी जीन या जो भी DNA हमने इंसर्ट किया है, तुम लोग को पता है सेंट्रल डोमा ऑफ द लाइफ क्या होती है, DNA से RNA फॉर्मेशन, RNA से प्रोटीन फॉर्मेशन. ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर में हम सिर्फ डीएनए तक स्टडी करते हैं कि भाई डीएनए इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, डीएनए का सीक्वेंस क्या है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं. बट व्हेन वी वांट टू मूव ऑन टू द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन, ट्रांसलेशन स्टेप तक जब हम मूव करते हैं, या हम ये देखना चाहते हैं कि जो भी जीन या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, वो किस तरीके से प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है या किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है खुद को, इन दैट केस वी नीड एक्सप्रेशन वेक्टर. आई होप डिफरेंस इज क्लियर. जब हम सिर्फ डीएनए से डील करते हैं उस केस में हम क्लोनिंग वेक्टर को स्टडी करते हैं. एंड व्हेन वी वांट टू मूव ऑन टू द प्रोटीन, तो हम उसके लिए एक्सप्रेशन वेक्टर को यूज़ करते हैं. ठीक है, फॉर एक्सप्रेशन वेक्टर अगर हम कोई भी चीज़ चाह रहे हैं एक्सप्रेस करने के लिए, तो उसमें दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड रहती है. वन इज़ द प्रोमोटर रीजन एंड अनदर इज़ द टर्मिनेटर रीजन. प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन, ये दोनों रीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. क्या फंक्शन होता है प्रोमोटर रीजन का, इट इज़ अ साइट एट विच द RNA पॉलीमरेज बाइंड. यहाँ पे आके RNA पॉलीमरेज बाइंड कर जाता है. एंड टर्मिनेशन रीजन पर अगर यहाँ से, जैसे ये कोडिंग सीक्वेंस है, यानी ये हमारा DNA है पर्टिकुलर, इस DNA को हम चाहते हैं कि ये प्रोटीन बनाए, तो सबसे पहले RNA जो है वो इस पर आकर RNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो आके प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करेगा. एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस सीक्वेंस. इस सीक्वेंस की टूवर्ड्स वो मूव करना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे वो मूव करता जाएगा इट विल फॉर्म द प्रोटीन, अमीनो एसिड की चेन बनाता जाएगा. और ये तब तक चेन फॉर्मेशन स्टार्ट होती रहेगी जब तक टर्मिनेटर सीक्वेंस ना आ जाए. यानी टर्मिनेटर रीजन पे आते आते ही ये एक्सप्रेशन वेक्टर जो है प्रोटीन सिंथेसिस का काम रोक देता है, यानी यहाँ पे आकर के स्टॉप हो जाता है. इसके अलावा कोडिंग जो हमारा सीक्वेंस है, जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस है, उससे पहले एक और रीजन प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज राइबोसोम बाइंडिंग साइट. राइबोसोम बाइंडिंग साइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोगों ने ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो वो ट्रांसलेशन मेनली होता है राइबोसोम्स पे. ठीक है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. यानी कि अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी नहीं. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइबोसोम बाइंडिंग साइट टू बी प्रेजेंट जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस. ओके, अब ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है ये भी तुम लोग देख लो. देखो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है ये तुम लोग को पता है 5' to 3' होता है सीक्वेंस. 5' को हम हेड मानते हैं, 3' को हम टेल मानते हैं. तो अगर हम किसी भी रीजन को, जैसे मैंने कहा A B C, ठीक है, तो जो भी रीजन 5' की टूवर्ड्स है तो हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, और जो 3' की टूवर्ड्स है हम उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम. जैसे कि मैं ये बोल सकती हूँ इस सीक्वेंस में B इज डाउनस्ट्रीम टू A, यानी B इज डाउनस्ट्रीम टू A, यानी A से 3' के एंड में है. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट A इज अपस्ट्रीम टू C एंड B अपस्ट्रीम होगा C और B के A. ठीक है, तो आई होप ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया तुम लोग को. नाउ मैं इसको मिटाते जा रही हूँ क्योंकि इससे एक बार क्लियर हो जाता है कि हमारे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं. Now if we move on to the reporter gene, ठीक है, सबसे पहले रिपोर्टर जीन होता क्या है,
उसको समझने के लिए सबसे पहले रिपोर्टर टर्म हमें समझना ज़रूरी है। रिपोर्टर क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज़ जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिपोर्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग बोलते हैं न्यूज़ रिपोर्टर, तो न्यूज़ रिपोर्टर करते क्या हैं? न्यूज़ रिपोर्टर जो भी चीज़ें घटनाएं हो रही हैं आसपास उसको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। टीवी चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं या हम सबको रिपोर्ट करते हैं। उसी तरह से रिपोर्टर जीन, अगर हम ये बायोटेक्नोलॉजी में बात करते हैं तो रिपोर्टर जीन एक ऐसा जीन है, ऐसा डीएनए का सीक्वेंस है जो कि ऐसा प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, यानी उसके ट्रांसलेशन से ऐसी प्रोटीन फॉर्म हो रही है जिसका आइडेंटिफिकेशन, जिसका क्वांटिफिकेशन, जिसका एक्सप्रेशन ईजी है, यह बहुत ही आसानी से जो आइडेंटिफाई हो सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, हम इसका क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टर जीन, ठीक है। अब रिपोर्टर जीन्स के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एक तो है लैग-ज़ेड जीन जो कि ई. कोलाई में पाए जाते हैं। लैग-ज़ेड जीन हम लोग प्लाज्मिड वाले में भी अपने देखा था कि लैग-ज़ेड जीन एक्चुअली क्या होता है, ये लैक्टोज के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। तो जो लैग-ज़ेड जीन है इट इज़ एक्सप्रेस्ड मेनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स-गैल। अभी एक्स-गैल का क्या फुल फॉर्म होता है मैंने तुम लोग को एक वीडियो में बताया था, तो तुम लोग मुझे मैसेज करना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस एक्स-गैल, ठीक है। CAT क्या है? CAT इज क्लोरम फेनिकॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो ये क्लोरम फेनिकॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज भी ई. कोलाई में पाया जाता है और इसका फंक्शन क्या है? ये एसिटिल कोएंजाइम से एसिटाइल ग्रुप चुरा करके ये क्लोरम फेनिकॉल जो एंटीबायोटिक है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो ये नेम से ही समझ में आ जाता है क्लोरम फेनिकॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या है। ये ऐसा एंजाइम है जो कि ऐसा प्रोटीन फॉर्म करता है विच ट्रांसफर्स द एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम ए टू द क्लोरम फेनिकॉल, ओके। ल्यूसिफरेज क्या है? ये भी फायर फ्लाई में पाया जाता है। दिस इज फाउंड इन फायर फ्लाई एंड दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूसिफरिन। ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूसिफरिन, ल्यूसिफरिन जो प्रोटीन है उसका ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है एंड आफ्टर द ऑक्सीडेशन इट एमिट्स ब्लू लाइट कलर, ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है। GFP क्या है? GFP इज ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। अब ये ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन का क्या काम है, इसको हम बोलें ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। So this green fluorescent protein is actually the autofluorophore। फ्लोरोफोर क्या होता है? एक्चुअली ये बाइंड हो जाता है किसी भी, अगर हम DNA सीक्वेंस की बात करें या प्रोटीन सीक्वेंस की बात करें, वहाँ पे जाके बाइंड कर देता है और वहाँ पे खुद को फ्लोरेसेंट करना स्टार्ट कर देता है। अब ये जो GFP है ये प्रोटीन आइसोलेट कहाँ से हुआ है? इट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द जेली फिश। जेली फिश से इसको निकाला गया है एंड उस जेली फिश का साइंटिफिक नेम क्या है? एक्वेरिया विक्टोरिया। नेम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। एक्वेरिया विक्टोरिया, ठीक है। सो इस जेलीफिश से ये GFP प्रोटीन जो है वो निकाला गया। इस प्रोटीन का अगर हम लेंथ की बात करें तो इट इज़ अबाउट 238 अमीनो एसिड की चेन होती है ये, और ये अगर हम किसी भी कंपाउंड से, ये फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है, इसको हम बाइंड कर दें किसी भी मॉलिक्यूल से तो इट विल स्टार्ट फ्लोरेसिंग, यानी फ्लोरेसेंट कलर देना स्टार्ट कर देगा, ओके। तो आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर है, रिपोर्टर जीन अपने को क्लियर है। मूविंग ऑन टू द फ्यूजन प्रोटीन। फ्यूजन प्रोटीन क्या होता है? ऐसी प्रोटीन, या कह सकते हो कि हमारे पास DNA या जीन किसी एक मॉलिक्यूल का है, सपोज हमने लिख दिया जीन 1, ये किसी एक ऑर्गेनिजम्स का है, जीन 2 किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स का है। मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों जीन को कंबाइन कर दिया, लाइगेट कर दिया। आफ्टर द लाइगेशन अगर हम इसका ट्रांसलेशन करा रहे हैं तो प्रोटीन कोई फॉर्म होगी, ठीक है, दूसरा कोई प्रोटीन फॉर्म होगी। दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इज एक्चुअली हाइब्रिड प्रोटीन, ओके, या इसी को हम काइमेरिक प्रोटीन भी बोल देते हैं।
काइमेरिक क्यों बोलते हैं, हाइब्रिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 से 3 या उससे ज़्यादा भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करके ये जीन को लाइगेट करके ज्वाइन करके फॉर्म किया गया है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि अगर ये पर्टिकुलर प्रोटीन हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स में डालेंगे तो ये वहाँ पे आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। जैसे कि मैंने कहा हमारे पास 4 होस्ट हैं या 4 बैक्टीरिया सेल है। होस्ट 1 लिख दिया मैंने, होस्ट 2, होस्ट 3 एंड दिस इज होस्ट 4। अब इन चारों का डीएनए लिया, चारों के डीएनए को कंबाइन करके मैंने एक क्या बना लिया, प्रोटीन बना लिया, काइमेरिक प्रोटीन बना दिया। नाउ दिस प्रोटीन कैन ईजिली एक्सप्रेस्ड इन ऑल दीज 4 होस्ट। इन चारों के चारों होस्ट में आसानी से एक्सप्रेस कर जाएगा क्योंकि ये चारों के मटेरियल इसमें कुछ ना कुछ पाए गए हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये काइमेरिक नहीं होता, कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इसको इंसर्ट करा देते, उस केस में क्या होता कि चांसेस हैं कि उस बैक्टीरिया का कोई प्रोटियोलिटिक एंजाइम इसको ख़त्म कर दे, क्योंकि भाई इसका तो कोई पार्ट इसके पास है नहीं, तो ये इसलिए ईजिली इसको डिग्रेड कर सकता है। लेकिन क्योंकि हम काइमेरिक प्रोटीन बना रहे हैं तो काइमेरिक प्रोटीन के डिग्रेडेशन के चांसेस कंपैरेटिवली काफ़ी कम होते हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोटीन इंटरेक्शन। प्रोटीन इंटरेक्शन में बेसिकली ये स्टडी किया जाता है एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, एक नॉन प्रोटीन किसी अननोन प्रोटीन के साथ या अननोन प्रोटीन किसी नॉन प्रोटीन के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, उसी को हम बेसिकली बोलते हैं प्रोटीन इंटरेक्शन। और इसके 2 मेथड्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। वन इज फेज डिस्प्ले मेथड विच वॉज डेवलप्ड बाय जॉर्ज स्मिथ। जॉर्ज स्मिथ ने इस फेज डिस्प्ले मेथड को डेवलप किया था। एंड अनदर वन इज ईस्ट टू हाइब्रिड। ओके, तो फेज 2 डिस्प्ले में एक्चुअली क्या होता है, हम एक फेज बैक्टीरिया ले लेते हैं, फेज ले लेते हैं। फेज एक्चुअली क्या है, फेज इज अ बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ओके, और बेसिकली जो फेज हम लेते हैं इसमें दैट इज फिलामेंटस फेज। फिलामेंटस फेज हम लेते हैं, जैसे कि F1 हो गया, M13 हो गया, इस टाइप का फेज लेते हैं। ये इसका जीनोमिक मटेरियल है। ठीक है, नाउ इन दिस जीनोमिक मटेरियल, इसके जीनोमिक मटेरियल में वी हैव इंसर्टेड अनदर DNA ऑफ आवर इंटरेस्ट, अनदर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट। हमने इसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये जो DNA है दैट इज कोडिंग द प्रोटीन फॉर द कैप्सिड 1, यानी कोड प्रोटीन का भी सीक्वेंस इसमें पाया जाता है, कोड प्रोटीन सीक्वेंस भी है इसमें। ओके, अब हमने इसमें क्या किया, DNA के फॉरेन पार्टिकल को इंसर्ट कर दिया गया है। अब अगर ये जीनोमिक DNA हम किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया में या फिर से वापस से इस वायरस में इंसर्ट करा रहे हैं, तो इस केस में अगर इस DNA के कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, जैसे ये जो DNA बना है इसका भी प्रोटीन फॉर्म होगा ही होगा। ठीक है, इफ दिस प्रोटीन को अगर हम किसी में इंसर्ट कराए तो हम इसको एंटीजन तो बोल ही सकते हैं। हम किसी के अंदर इंसर्ट करा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, यानी ये जो प्रोटीन है वो इंटरेक्ट करेगी उसमें, तो दैट कैन बी इजीली बी स्टडीड, आराम से इसको स्टडी किया जा सकता है। और अगर इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली दैट ऑर्गेनिजम्स विल अंडरगो सम प्रॉब्लम, उस ऑर्गेनिजम्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट होगी, क्योंकि भाई फॉरेन पार्टिकल गया है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हुई है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें बेसिकली सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि हमने फेज का जो DNA है, जीनोमिक DNA मॉलिक्यूल है, उसमें हमने बाहर का कोई भी DNA इंसर्ट कराया। अब इंसर्शन के बाद जो न्यू DNA मॉलिक्यूल है, जो म्यूटेंट DNA मॉलिक्यूल है, उससे क्या होगा, उससे प्रोटीन बनेगा। अब उस प्रोटीन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होनी चाहिए। 2 केस है, या तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो सकती है या तो नहीं होगी। अगर होगी एंटीबॉडी प्रोड्यूस तो दोनों इंटरेक्ट करेंगे, और अगर नहीं होगी तो ऑब्वियसली इट विल नॉट इंटरेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट फेज डिस्प्ले मेथड। ईस्ट टू हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो उसको भी एक बार देख लेते हैं।
सपोज ये जो डीएनए है दिस इज अ प्रोमोटर रीजन है, प्रोमोटर रीजन है, और ये जो है ये तो उसका कोडिंग रीजन है जिसमें ट्रांसलेशन स्टार्ट होना है, कोडिंग रीजन हम बता देते हैं। नॉर्मली क्या होता है जब भी ट्रांसलेशन होता है या ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जैसे ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, दिस बाइंड्स ओवर दिस प्रोमोटर रीजन, ये इस पे बाइंड करता है और इसके आगे आरएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है जिससे प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाता है। बट अगर हम ईस्ट की बात करें ना, ईस्ट के केस में दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। वन इज द डीएनए बाइंडिंग डोमेन and another is the activation domain, ठीक है। ईस्ट में अगर सेक्रोमाइसिस हम सेरेविसी ले रहे हैं तो इसमें दो कंपोनेंट पाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, वन इज द डीएनए बाइंडिंग डोमेन एंड अनदर इज द एक्टिवेशन डोमेन। और ये दोनों की क्या क्वालिटी, दोनों अलग से आसानी से अलग अलग सेपरेट आउट हो सकते हैं, ठीक है। अब डीएनए बाइंडिंग डोमेन का क्या काम है, इट बाइंड्स टू द प्रोमोटर रीजन, ये प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करता है। एंड एक्टिवेशन डोमेन का क्या काम है, इट स्टिमुलेट्स और इट एक्टिवेट्स आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये नॉर्मली ईस्ट में ये प्रोसेस चलती है। बट अगर हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी करना है तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अटैच वन प्रोटीन विद द डीएनए बाइंडिंग डोमेन। सपोज मैंने ये प्रोटीन 1 को अटैच किया डीएनए बाइंडिंग डोमेन में, एंड जो प्रोटीन हम डीएनए बाइंडिंग डोमेन से बाइंड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज बेट, एंड अनदर प्रोटीन जिसका हमें इंट्रैक्शन देखना है उसको हम 2 बोल दिए हैं एंड इट इज कॉल्ड एज प्रे। यानी बेट और प्रे के बीच में ही हमें प्रोटीन इंट्रैक्शन को स्टडी करना है। मैंने बोला है कि ये दोनों के दोनों जो पार्ट्स हैं वो सेपरेट आउट हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो अब क्या होगा, दोनों प्रोटीन, मैंने ये बोल दिया दिस इज डीएनए बाइंडिंग डोमेन एंड दिस इज एक्टिवेशन डोमेन। अब क्या हुआ, ये जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन अलॉन्ग विद द बेट आकर के इसने यहाँ पे प्रोमोटर रीजन पे बाइंड किया, ठीक है। प्रोमोटर रीजन पे बाइंड किया, यहाँ पे आया सपोज दिस इज बेट, प्रोमोटर रीजन पे बाइंड किया। अब ये एक्टिवेशन डोमेन को कब एक्टिवेट करेगा, जब ये दोनों पार्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, बेट और प्रे। जब ये बेट और प्रे एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे उस केस में ही ये एक्टिवेशन डोमेन आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करेगा। अगर ये दोनों इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं तो आरएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस नहीं होगी, दैट मीन्स प्रोटीन फॉर्मेशन फर्दर नहीं हो पाएगा, एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। बट अगर ये दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं इन दैट केस आरएनए पॉलीमरेज विल बी सिंथेसाइज्ड एंड द पर्टिकुलर प्रोटीन विल बी एक्सप्रेस्ड। ओके, so this is all about the yeast 2 hybrids. Now moving on to the DNA microarray. DNA microarray की हम बात करें तो देखो तुम लोग को पता है कि there is unlimited genes in a particular cell. बहुत सारे genes हैं, 1 2 3 4 5 6, okay. And all of the genes they are not expressed at the same time. सारे के सारे genes एक ही टाइम पे एक्सप्रेस नहीं होते हैं। रिक्वायर्ड कंडीशन पे ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक साथ एक्सप्रेस करें। एक पर्टिकुलर कंडीशन में सपोज 1 एक्सप्रेस कर रहा है, 2 एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, हो सकता है 3 एक्सप्रेस कर रहा है, 4 एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो ये सारे का सारा एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट होता है। तो अगर हमें इसके एक्सप्रेशन को देखना है कि पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन प्रोफाइल को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए डीएनए माइक्रो अरे या जो कह सकते हैं बायोचिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो डेवलप हुई है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, वी हैव अ स्टेशनरी और द बेस ऑफ द बॉडी जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे से प्रोब्स अटैच्ड होते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे से प्रोब्स अटैच्ड होते हैं तो स्टेशनरी बॉडी। द स्टेशनरी कैन बी प्लास्टिक, ये प्लास्टिक हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है। और जो प्रोब्स हम
अटैच कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड ऑफ अराउंड 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड्स। इस सारे के सारे डिफरेंट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब अटैच्ड होता है या फ्लोरेसेंट प्रोब अटैच्ड होता है। अब देखो दो टेक्निक होती है, माइक्रो एरे है, मैक्रो एरे भी सुनोगे तुम लोग। मैक्रो एरे एक्चुअली 300 माइक्रोन साइज के सेल्स का मेनली आइडेंटिफिकेशन करता है, और माइक्रो एरे में हम 200 से भी कम का करते हैं। तो अब इसमें हमने किया क्या, हमने सेल से mRNA निकाला, उस mRNA से हमने cDNA बनाया, ठीक है। यू ऑल नो दैट cDNA सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। अब cDNA को सारे सेल के cDNA को इसके ऊपर रन करा दिया, यानी इसके ऊपर मूव कराया। जो भी cDNA का कॉम्प्लीमेंट्री साइट, जैसे cDNA में A, T, C, G है, तो जो भी प्रोब इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये वहाँ पे जा करके बाइंड कर जाएगा। सपोज यहाँ पे बाइंड कर दिया, यहाँ पे बाइंड कर दिया, यहाँ पे बाइंड कर गया। उसके बाद हम इसे वॉश करते हैं कि जो भी अनबाइंडेड है, जो बाइंड नहीं हुआ है, वो रिमूव हो जाए। जब वो रिमूव हो जाएगा देन वी आर एक्सपोजिंग इट टू यूवी लाइट, हम उसे यूवी लाइट में एक्सपोज करते हैं। और जो इंटेंसिटी होती है लाइट की, जितना स्ट्रॉन्ग लाइट होता है उससे हमें ये पता चलता है कितना प्रॉपरली जीन जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, तो हम cDNA यूज़ कर सकते हैं, mRNA यूज़ कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड ऑल। इन सब में भी कहीं ना कहीं ये DNA माइक्रो एरे यूज़ होता ही है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो म्यूटेजेंस क्या होता है बेसिकली, कि सपोज हम चाहते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर DNA, जैसे मैंने कहा ये ATGCAT, ये पर्टिकुलर जीन है, अब DNA है, बहुत लंबा DNA है, इसमें हमें G की जगह क्या चाहिए, T चाहिए, ठीक है। या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे या पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड पे अगर हमें चेंजेस करना है तो वी इन्वॉल्व दिस साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो हम इसे क्लोन बना लेंगे, इसको इस तरीके से प्लाज्मिड में या वेक्टर में हम इसे इंसर्ट कर देंगे। अब इसी के कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या करेंगे, एक प्राइमर डिज़ाइन कर देंगे। उस प्राइमर डिज़ाइन का सीक्वेंस क्या होगा, इसी का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री T A, G की जगह हमें T चाहिए तो T का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है A, C का कॉम्प्लीमेंट्री G, ठीक है। तो सपोज ये 4 सीक्वेंस का मैंने प्राइमर डिज़ाइन कर दिया। अब इसका हम PCR करा देंगे। PCR कराएंगे तो क्या होगा, ये प्राइमर इस पर बाइंड करेगा, बाइंड कर जाएगा और फिर ये आगे फर्दर सिंथेसाइज करेगा। तो जो A की जगह होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे T, तो G की जगह इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में T आ जाएगा। तो बेसिकली जो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस हम करते हैं तो दो हमारे पास रिजल्ट आता है, एक होता है वाइल्ड टाइप यानी जिसमें मिस्टेक है, ऑलरेडी G है, और एक होता है म्यूटेंट टाइप जिसमें हमने चेंजेस किया, लाइक G की जगह पे आ जाएगा T, ठीक है। So this is all about today's topic. If you have any doubt in all of this topic, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू मैसेज मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।